Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई। Students, this is your social study book for class 7th and today I am going to start first chapter of history studying of medieval India. Firstly, we will start from introduction. Introduction किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है मीन्स उसको इन समराइज बताया रहता है कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हिस्ट्री हमारे पास्ट की एक घटनाएं हैं जिन्हें हम हिस्ट्री के रूप में जाते हैं, जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है सीक्वेंस में, एक पूरे क्रम में लिखा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स और उसको 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। एंशिएंट मतलब प्राचीन, मिडल मतलब मध्यकालीन और मॉडर्न मतलब आधुनिक। सिंस वी आर गोइंग टू स्टडी द मिडिल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो हम लोग अब इस मिडिल पीरियड का हिस्ट्री के पढ़ने जा रहे हैं और इसके इम्पोर्टेंस को हम लोग अब पढ़ेंगे। फर्स्ट, वी हैव एक्यूरेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मिडिल पीरियड से हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। The language that are commonly spoken today, हिंदी एंड उर्दू डेवलप्ड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी पीरियड में हिंदी और उर्दू बहुत ज्यादा डेवलप हुई थी। अ कंपोसाइट कल्चर विद द मिक्सचर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कल्चरल ट्रेड्स एमर्ज, और इसी समय हिंदू और मुस्लिम कल्चर एक साथ एमर्ज हुई थी। द वर्ड मिडवेल मीन्स द मिडिल एजेस। मिडवेल वर्ड का मतलब होता है मध्य का समय। When we use this term in history, it literally means the period between the ancient and the modern period. जब हम हिस्ट्री में इस वर्ड को यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच का समय। अब आते हैं इसके सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में। इसकी जो इंफॉर्मेशन इस पीरियड से हमको मिलती है, दैट इज सो मच इम्पॉर्टेंट। हिस्ट्री बिकम्स क्लियरर व्हेन रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। हिस्ट्री और ज्यादा क्लियर तब हो जाती है जबकि हमको किसी चीज के रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं। और इस जो मिडिल पीरियड है, इस टाइम पे बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड्स और इसके अलावा भी बहुत सारे हम लोगों को सोर्सेज अवेलेबल हुए हैं, तो हम उनके सोर्सेज को पढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ मिडिल इंडियन हिस्ट्री। फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं जो पुरातत्व सोर्सेज होते हैं, जिनमें से आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स होते हैं, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स होते हैं। मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक होते हैं, जैसे कि सांची का स्तूप है। इंस्क्रिप्शंस में आपके अभिलेख होते हैं, जैसे अशोक का अभिलेख है या रुद्रदामन का अभिलेख है। न्यूमिस्मैटिक्स मतलब सिक्के, कॉइन्स के बारे में जितनी भी चीजें पढ़ते हैं वो न्यूमिस्मैटिक्स होती है। पेंटिंग्स मतलब कला, और स्कल्पचर मीन्स होता है मूर्ति कला। तो ये सारे के सारे जितने भी सोर्सेज हैं हमारे आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातत्व सोर्सेज में स्रोत में आते हैं। फिर आता है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब जो लिखित है, रिलीजियस वर्क्स एंड कमेंटरीज ऑन द प्रीवियस क्लासिकल टेक्स्ट। रिलीजियस वर्क मतलब धार्मिक जितने भी वर्क्स हैं वो सारे के सारे जो भी लिखे हुए हम लोगों को मिलते हैं वो लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। वर्क इन द फील्ड ऑफ प्रोज एंड लिटरेचर। प्रोज और लिटरेचर के वर्क फील्ड में जो भी वर्क हैं वो सारे। इसके अलावा कथा सरित सागर, फिर है भरिहत कथा कोश, राज तरंगिणी बाई कलहर, पृथ्वीराज रासो बाई चंद्रवरदाई, तहकीक हिंद बाई अलबरूनी, तारीख फिरोज शाही बाई बरनी, आईने अकबरी बाई अबुल फजल, अकबरनामा बाई अबुल फजल, मुंतखब अल तारिक बाई बदायूनी और पातशाह नामा बाई अब्दुल हमीद लाहौरी। तो ये इतने सारे सबके रिटन हम लोगों को जो सोर्सेज मिले हैं ये हमारे लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। अब इन्हीं सोर्सेज में ऑटोबायोग्राफीज भी आते हैं, मीन्स कुछ लोगों ने अपने से अपने बारे में जो रचनाएं लिखी हैं वो, जिसमें से फतहत ए फिरोज शाही बाई फिरोज शाह तुगलक और तुजुके बाबरी बाई बाबर और तुजुके जहांगीरी बाई जहांगीर। ट्रैवल अकाउंट्स भी हम लोगों को फॉरेनर्स से मिलते हैं, मतलब जो विदेशी यात्री है उन्होंने जो भी लिखा वो ट्रैवल अकाउंट्स होते हैं। इब्न बतूता की रहला है, अल बरूनी की है, अब्दुल रज़ाक से विजिट किया था विजयनगर किंगडम उसका है, मार्को पोलो इटली का, उसके अलावा निकोलो कॉन्टी है इटली का, फिर निक्तिन फ्रॉम रशिया है, बारबोसा और डोमिंगो है पुर्तगाल से, राल्फ फिल्च फ्रॉम इंग्लैंड, विलियम हॉकिंस हैं और बर्नियर और ट्रावनियर। तो इन सब का जो ये फॉरेनर्स थे, इन सब के भी जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं वो सब भी हमारे मिडवेल हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। In the early part of the medieval period, we have a great deal of information from inscriptions. Inscription से हम लोगों को अर्ली पीरियड या मिडवेल पीरियड के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां मिलती हैं।
There are also many accounts written by travelers who visited India during these centuries. और इसके अलावा जो बहुत सारे ट्रैवलर्स हमारे भारत में आए इसी समय में, उनके ट्रैवलर अकाउंट से भी हम लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ या इंफॉर्मेशन मिलती है. During the Middle period, Turks, Arab, Afghan and Mughals made their ways to India. मिडवल टाइम में ही तुर्क, अरब, अफगान और मुगल भारत में आए थे. दे एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. इन्होंने भारत के अलग अलग स्थानों पे अपना अपना राज्य एस्टैब्लिश किया. दे ब्रॉट न्यू आइडियाज, न्यू रिलीजन्स एंड डिफरेंट कल्चर्स विद देम. वे अपने साथ अपने नए नए विचार, अपने धर्म को, अपने नए नए कल्चर्स को, इन सारी चीज़ों को अपने साथ लाए. As a result of their intermingling with the Indian population, a composite culture began to grow. इनके आने के कारण रिजल्ट क्या हुआ कि एक इंटरमिंगलिंग कल्चर नजर आने लगी भारत में. इंटरमिंगलिंग का मतलब होता है उनकी कल्चर और हमारी कल्चर जो थी वो मिक्स हो गई, और जितने भी लोग थे, पॉपुलेशन थी, वो थोड़ी उनकी कल्चर को, थोड़ा हमारे कल्चर को यूज करने लगी, जिससे कि वो आपस में इतने मिक्स हो गए कि वो इंटरमिंगलिंग कहलाने लगे. India and the world. India is a part of the world and it is a natural that her history and culture would definitely be influenced by what is happening around her. अब चूंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड का एक पार्ट है, तो ये नेचुरल है कि उसकी हिस्ट्री या उसकी कल्चर बाकी जो भी उसके आसपास घटित हो रहा है, उसके आस पड़ोस में या आस पड़ोस के स्थानों पर, उसका प्रभाव उस पर जरूर पड़े. दिस इज मोर रियल व्हेन वी नो एंड रीड अबाउट द मुस्लिम एंड क्रिश्चियन वर्ल्ड. और ये और अच्छे से तब पता चल जाएगा जब हम लोग मुस्लिम और क्रिश्चियन वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे. हाउ डिड इंडिया कम इन टू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द कंट्रीज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड. इंडिया दूसरे जो कंट्रीज हैं, भारत से बाहर के जो अगल बगल के जो देश हैं, उनके बहुत ही ज्यादा क्लोज यानी संपर्क में कैसे आया. ट्रेड वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स एंड द कमिंग ऑफ द अरब्स टू इंडिया वॉज अनदर फैक्टर विच मेड इंडिया क्लोज विद द आउटसाइड वर्ल्ड. जो ट्रेड था यानी व्यापार था, यही एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से अरब भी भारत में आए और इंडिया अदर कंट्रीज के साथ में या पूरे संसार के साथ में बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गया. ट्रेड ब्रॉट फॉरेनर्स टू इंडिया एंड इंडियंस वेंट अब्रॉड. ट्रेड यानी व्यापार की वजह से फॉरेनर्स जो विदेशी थे वो भारत आए और भारतीय भी बहुत दूसरी दूर दूर जगहों पर गए. द अरब वर्ल्ड. अब हम लोग अरब के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि इंडिया में आने वाले अरब्स थे, तो इनके बारे में भी जानेंगे कि इनका इंडिया में या और भी जगहों पर क्या प्रभाव था. The Arab Empire founded by the early caliphs embraced apart from Arabia, Syria, Iraq, Iran, Egypt, North Africa and Spain. जो अरब का एम्पायर था वो अर्ली कैलिफ्स का एक पार्ट था और ये पूरे अरेबिया में, सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन में फैला हुआ था. फॉलोइंग इंटरनल डिफरेंसेस एंड सिविल वॉर्स अमंग द अरब ट्राइब्स. अरब ट्राइब्स में बहुत सारे सिविल वॉर्स हो रहे थे आपस में ही. कुछ उनमें इंटरनल डिफरेंसेस थे, मतलब कुछ लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे. द अब्बासिड्स केम टू पावर एज कैलिफ्स एट बगदाद इन द मिडल ऑफ द 8th century AD. तो जो अब्बासिड था वो पावर में आ गया उन खलीफाओं में और बगदाद में मिडिल सेंचुरी में. For about 150 years, the Abbasid Empire was one of the most powerful and flourishing empires of civilization. और लगभग 150 साल तक अब्बासिड का एम्पायर जो था वो बहुत पावरफुल रहा और बहुत ही ज़्यादा वो फ्लोरिश हुआ बाकी सिविलाइजेशन में. The Arabs were keen merchants and quickly emerged as the most enterprising and wealthy merchants. जो अरब्स थे वो बहुत ही ज्यादा अच्छे मर्चेंट्स, व्यापारी थे और क्विकली इमर्ज, बहुत तेजी से उभर के आए एज बहुत ही डेयरिंग बिजनेसमैन के रूप में और वेल्दी मर्चेंट के रूप में. एंड सी फेरर्स इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. और उन्होंने बहुत ही ज्यादा समुद्री यात्राएं भी की पूरे वर्ल्ड की, जिससे कि उनका जो बिजनेस है या ट्रेड है वो पूरे वर्ल्ड में पहुंच सके, वो पहुंचा सके. Numerous cities with magnificent buildings were structured both publicly and privately. बहुत सारे सिटीज और साथ ही साथ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अरब जो आए थे उन लोगों के थ्रू बनाई गई. वो पब्लिकली मतलब पब्लिक के यूज के लिए भी बहुत सी बिल्डिंग्स थी और साथ ही साथ उन्होंने प्राइवेटली केवल अपने यूज के लिए भी बनाई.
During the early period, the Arabs displayed a remarkable capacity of assimilating the scientific knowledge and administrative skills of the ancient civilizations they had overrun. जो अरब थे उन्होंने अपने उसी टाइम में बहुत सारे ऐसे अपनी कैपेसिटी को शो ऑफ किया जिसके थ्रू उन्होंने मिक्स किया था साइंटिफिक नॉलेज को और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को, जिससे कि उन्होंने बहुत सारे जो सिविलाइजेशन थी उन पर राज्य किया था। उन सिविलाइजेशन में क्रिश्चियंस थे, ज्यूज थे, नॉन अरब्स थे, इंडियंस थे, इन सबको उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया था। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हाँ ये दूसरे टाइप के लोग हैं या नॉन अरब हैं सो इनको हम जॉब नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने सबको, इसी में ज़ोरोस्ट्रियंस भी थे और साथ में बुद्धिस्ट भी थे, सबको उन्होंने जॉब दिया था या एम्प्लॉय अपना बनाया था। In a short span of time, almost all the important scientific works of the various countries had become available in Arabic. और बहुत ही कम समय में ही जो अरब के लोग थे इन्होंने अपने वर्क्स को वेरियस कंट्रीज तक पहुंचा दिया था और बहुत सारी चीज़ों को अरबिक में अवेलेबल करा दिया था। Many Chinese inventions such as the mariner's compass, paper printing, gunpowder and even the humble wheelbarrow traveled from China to Europe through the Arabs during this period. इसी टाइम पे अरबों के द्वारा ही चाइना से यूरोप बहुत सारे इन्वेंशंस पहुंचाए गए, जिनमें से मरीनर्स का कंपास था, पेपर था, प्रिंटिंग थी, गन पाउडर था और साथ ही साथ में व्हील का जो ठेला होता है ये तक उन लोगों ने वहां तक पहुंचाया था। The decimal system, which is the basic of modern mathematics and which had developed in India in the 5th century, traveled to the Arab world during this period. भारत में डेसिमल सिस्टम और मैथमेटिक का जो जीरो सिस्टम था वो डेवलप हुआ था, ये भी अरब के ही थ्रू 5th सेंचुरी में ट्रैवल किया था एक जगह से दूसरी जगह पर। एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स वर ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन अरबी। उन्होंने साथ में बहुत सारी चीज़ों को अरबिक में ट्रांसलेट किया था। इसी में एस्ट्रोनॉमी का मतलब ज्योतिष होता है और साथ ही साथ में मैथमेटिक्स को भी उन्होंने अरबिक में ट्रांसलेट किया था। इन्हीं में से एक सूर्य सिद्धांत है जो कि एक एस्ट्रोनॉमी की फेमस वर्क है, ये भी, और साथ में विच हैड बीन रिवाइज्ड एंड रिफॉर्म्ड बाय आर्यभट्ट वाज वन ऑफ दीज, जो कि आर्यभट्ट के में थी, उसे भी उन्होंने रिफॉर्म किया था। वर्क्स ऑफ चरक एंड सुश्रुत डीलिंग विथ मेडिसिन वर ऑल्सो ट्रांसलेटेड। चरक और सुश्रुत का भी जो वर्क था मेडिसिन का वो भी, तो इससे ये पता चलता है कि चरक और सुश्रुत की जो मेडिसिन की जो बुक्स थी वो भी अरबिक भाषा में ट्रांसलेट किया गया बाई अरब्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडवल पीरियड। अब जो मिडवल पीरियड की जो खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, हम वो पढ़ते हैं। मिडवल पीरियड गेव इंडिया अ मल्टी कल्चरल लिटरेसी विद द फ्यूजन ऑफ हिंदू एंड द मुस्लिम कल्चरल ट्रेड्स। मीन्स मिडवल पीरियड में इंडिया में एक फ्यूजन बना, हिंदू और मुस्लिम जो कल्चर थी वो इतना ज़्यादा आपस में मिक्स हो गई थी कि पता नहीं चलता था कि एग्जैक्टली हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन। The languages now being spoken in India developed during the medieval period। और जो अब इंडिया में लैंग्वेजेस यूज हो रही थी वो भी नई मिडिल पीरियड में डेवलप हुई थी, और साथ ही साथ में लोग हर तरह की कल्चर, मुस्लिम और हिंदू दोनों तरह के कल्चर को फॉलो कर रहे थे। द फूड एंड द क्लोथ्स वी वियर बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द मिडिल पीरियड। और फूड और क्लोथ्स भी मिडिल पीरियड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। द इंटरमिक्सचर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड कंपोसाइट कल्चर डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी टाइम पे इंटरमिक्सचर रिलीजन्स भी स्टार्ट हो गए थे। द कास्ट सिस्टम बिकेम मोर रिगिड। और जो कास्ट सिस्टम थी और ज़्यादा हार्श हो गए थे, मतलब कि अगर कास्ट में जो अपर कास्ट के लोग थे वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे जो लोअर कास्ट के लोग थे उन लोगों को, तो वो सिस्टम बहुत ज़्यादा हार्श और रूड हो गया था। मेनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी टाइम में कई सारे मॉन्यूमेंट्स और कई सारे टेम्पल्स वगैरह बनाए गए थे। तो इन शॉर्ट हम ये समझेंगे कि कम्युनिटीज़ जो थी वो सारी इंटरमिक्सचर हो गई थी, रिलीजन लगभग मिक्सचर्ड हो गए थे,
और उस समय फूड और जो क्लोथिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा नई नई पॉपुलर होती चली गई थी, लैंग्वेजेस न्यू डेवलप हो रही थी और एक मिंगलिंग सिस्टम आ गया था कि जो जितने भी कल्चर थी वो आपस में बहुत ज़्यादा मिक्सअप होके लोग रहने लगे, तो एक दूसरे की कल्चर्स को फॉलो करने लगे थे। यूरोप इन द मिडल पीरियड। अब अभी तक हम लोगों ने इंडिया के बारे में पढ़ा, फिर अरब के बारे में पढ़ा, अब हम यूरोप देखेंगे कि मिडल पीरियड में यूरोप की क्या कंडीशन थी। डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर इन AD 176 रोम्यूलस ऑगस्टस द लास्ट रोमन एम्पायर वाज डिपोज बाय द जर्मन चीफ ऑडोसर। जो जर्मन चीफ ऑडोसर था उसके थ्रू डिपोज हो गया रोम्यूलस ऑगस्टस, जो कि एक रोमन एम्पायर था। दिस एंडेड द रोमन एम्पायर, जिसकी वजह से रोमन एम्पायर जो था वो खत्म हो गया। द एंड ऑफ द रोमन एम्पायर वॉज फॉलोड बाय ए पीरियड ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल। और इस रोमन एम्पायर का जो एंड हुआ इतना ज्यादा वो उस समय वो टर्मोइल में आ गया। टर्मोइल का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, बहुत ज्यादा उथल पुथल उस समय पूरे वहां पर मच गई थी पूरे यूरोप में। Collapse of administration and decline in trade and culture activities brought the decline of large cities. कई सारी चीज़ों का डिक्लाइन होने लगा, जिससे ट्रेड और कल्चरल एक्टिविटीज भी डिक्लाइन होने लगी, लार्ज सिटीज भी डिक्लाइन होने लगे। टू मेक मैटर्स वर्स देयर वर अ सीरीज ऑफ इन्वेशंस ऑफ बारबेरियंस। और उसी समय मैटर और ज़्यादा वर्स होता चला गया जब उसी समय बहुत सारे एक वाइल्ड टाइप के या अनसिविलाइज्ड आप कह सकते हैं लोगों के द्वारा इन्वेशंस होने लगे। द गॉथ्स, वंडल्स एंड हून्स। तो जिन बारबेरिक लोगों ने उस समय इन्वेट किया था वो उनमें गॉथ्स, वंडल्स और हून्स थे। देयर वॉज नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट वॉर्स। उस समय लगातार वॉर होते चले जा रहे थे, इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रह गई थी। लॉ एंड ऑर्डर ब्रोक डाउन एंड ऑर्डिनरी पीपल वर लूटेड। और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो गए थे और जितने कॉमन लोग थे उनको बुरी तरह से लूटा जा रहा था। दिस पीरियड इज देयरफॉर ऑफन कॉल्ड द डार्क एजेस। और इसीलिए इस टाइम को डार्क एज के नाम से जाना जाता है। द चर्च कंटिन्यू टू बी रूल्ड फ्रॉम रोम बाय द पोप। लेकिन जो चर्च थे वो अभी भी रोम में पोप के थ्रू ही रूल हो रहे थे। क्रिश्चियन मॉन्क्स ट्रैवल्ड ऑल ओवर यूरोप ट्राइंग टू विन कन्वर्ट्स। और जो क्रिश्चियन यानी कि जो ईसाइयों के जो मॉन्क्स होते थे, यानी उनके साधु टाइप में आप समझ लीजिए मॉन्क्स जैसे होते हैं, या उनके जो क्रिश्चियनिटी को फैलाने वाले जो लोग होते हैं वो पूरे देश में या पूरे यूरोप में यात्रा करते थे, जिससे कि वो लोगों को अपने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सकें। They built monasteries which provide accommodation to monks and also became centers of learning. उन्होंने बहुत सारे मोनेस्ट्रीज यानी कि एक तरह से कि हर्मिटेज आप या मोनेस्ट्रीज कह सकते हैं कि जैसे कि कोई मठ टाइप में क्रिश्चियंस के लिए वो प्रोवाइड किया, वो बनवाया, साथ ही साथ में एकोमोडेशन प्रदान किया, यानी कि हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जो उनके जो क्रिश्चियन मॉन्क्स होते थे उनको। और अब ही जो मोनेस्ट्रीज होती थी ये लर्निंग सेंटर्स के रूप में उभर कर सामने आए। इनफैक्ट लर्निंग वॉज नाउ कन्फाइंड टू ओनली रिलीजियस सेंटर्स एंड मोनेस्ट्रीज। बल्कि अब जो लर्निंग थी वो केवल इन्हीं रिलीजियस सेंटर्स या मोनेस्ट्रीज में ही होती थी, बाकी कहीं पर ही नहीं होती थी। क्रिश्चियनिटी बिकेम क्वाइट पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब क्रिश्चियनिटी ही इस समय उभरकर सामने आई एंड बिकेम द मेन रिलीजन इन वेस्टर्न यूरोप। और यूरोप में वेस्टर्न यूरोप का ये मेन रिलीजन बनकर ये पॉपुलर हो गई। Now the growth of feudalism, a new type of society and a new system of government rose in Western Europe following the breakup of the Roman Empire. रोमन एम्पायर के ब्रेकअप होने के बाद अब यूरोप में एक नई तरह की सोसाइटी ने जन्म लिया जो कि आप फेडरलिज्म के रूप में जानते हैं। द न्यू ऑर्डर दैट ग्रेजुअली एमर्ज इज कॉल्ड फैंडम। एक न्यू ऑर्डर जो या नया रूप जो सामने आया उसे फैंडम नाम दिया गया, विच इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज फीफ, जिससे इंग्लिश में फीफ के रूप में जाना गया। फीफ यानी जागीर या स्टेट। इन दिस सोसाइटी द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट्स वर द चीफ्स who with their military following dominated large tracts of land and also played an important part in government.
अब इन सोसाइटी में एक पावरफुल एलिमेंट्स या लोग जो होते थे उनको चीफ कहा जाने लगा, और इनके पास कुछ मिलिट्री होती थी जिसके थ्रू वो डोमिनेट करते थे लार्ज एरिया को लैंड के, और साथ ही साथ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट गवर्नमेंट में वो लोग प्ले करते थे। द किंग वॉज जस्ट लाइक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फेडरल चीफ्स, और जो राजा होता था वो भी एक चीफ ही होता था, लेकिन बस इन सारे बाकी जो चीफ होते थे उनसे वो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होता था। फर्स्ट इज द सिस्टम ऑफ सर्फडम। अब इसी सिस्टम में जो सबसे मेन चीज आई थी वो थी सर्फडम। सर्फडम का मतलब होता है स्लेवरी यानी दास्ता। A serf was a peasant who worked on the land but could not change his profession or migrate to any other area or marry without the permission of his lord or master. सर्फ यानी कि वो जो सेवक होता था या दास जो होता था वो एक ऐसा किसान होता था जो कि काम करता था एक ऐसी जमीन पर किसी दूसरे की जमीन पर, बट कुड नॉट चेंज हिज प्रोफेशन, लेकिन वो अपने प्रोफेशन को अपने व्यवसाय को चेंज नहीं कर सकता था और ना ही वो छोड़ के कहीं और जा सकता था, और ना ही वो किसी के साथ में शादी या विवाह कर सकता था बिना अपने स्वामी या अपने मास्टर की परमिशन के। द मैनर द टेरिटरी ऑफ ए लॉर्ड वॉज एसोसिएटेड विद द सिस्टम। मैनर को जागीर बोलते थे। जो जागीरें होती थी वो लॉर्ड की होती थी और वो एसोसिएट होती थी इस पूरे सिस्टम में, क्योंकि जब जागीर होगी तो उसका कोई मालिक होगा और मालिक के अंडर में काम करने वाला ही सर्फ कहलाता था। The second feature associated with the federal system in Europe is the system of military organization. अब इसी फेडरल सिस्टम में जो सेकेंड फीचर जो सामने आया वो था मिलिट्री का सिस्टम। द मोस्ट टिपिकल सिंबल ऑफ द फेडरल सिस्टम वॉज द आर्मर्ड नाइट ऑन हॉर्स। सबसे ज्यादा जो टिपिकल सिंबल जो था इस फेडरल सिस्टम का वो था कि अपने जो आर्म से यानी कि अपने सामानों से लैस जो नाइट होते थे, सैनिक होते थे घोड़े पर, हॉर्स बैक, घोड़े के ऊपर चढ़े हुए वो होते थे। जैसे कि आप यहाँ पर एक ये फिगर देख सकते हैं कि इसमें एक नाइट है, एक सिपाही है जो कि अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ में घोड़ों पर सवार रहता था। It is generally believed that the mode of warfare changed with the arrival of the Arab. अरब जब वहां पर पहुंचे तो ऐसा माने जाने लगा कि जो अब मोड है वॉरफेयर का, वॉरफेयर मतलब युद्ध का, वो अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि द अरब्स हैड अ लार्ज सप्लाई ऑफ हॉर्सेस एंड देयर स्विफ्ट मूवमेंट्स एंड माउंटेड आर्चर्स मेड द इन्फेंट्री यूजलेस। जो अरब थे उनके पास बहुत जबरदस्त सप्लाई थी घोड़ों की, और उनका जो घोड़ों पर बैठने वालों का जो मूवमेंट होता था वो स्विफ्ट इतना ज्यादा तेज होता था, और साथ ही साथ में उस पे बैठने वाले जो माउंटेड आर्चर्स होते थे, माउंटेड आर्चर्स का मतलब होता है घोड़े पर सवार तीरंदाज, तो वो इतनी तेजी से घोड़ों पर बैठ के चलते थे। इस वजह से उन अरबों की आने के कारण मेड द इन्फेंट्री यूजलेस। जो अब पैदल सैनिक थे वो अब यूजलेस हो गए थे, अब उनकी कोई जरूरत किसी भी सेना में नहीं रह गई थी। Cavalry warfare became the principal mode of warfare on account of two inventions. अब जो कैवलरी थी यानी कि घुड़सवार जो सैनिक होते थे वो किसी भी युद्ध में बहुत ज्यादा प्रिंसिपल मोड मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने लगे थे। क्यों? क्योंकि दो खास इन्वेंशंस हो गए थे। दो मच ओल्डर बिगैन टू बी यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इस पीरियड में वो बहुत ज्यादा यूज होने लगे और अब वो ज्यादा ओल्डर भी होने लगे क्योंकि बहुत टाइम से इसको यूज किया जाने लगा। दस मेनी फैक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फेडरलिज्म इन यूरोप। इसी तरह से बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनके कारण पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे मिलिट्री हो, सभी कुछ में कुछ न कुछ ग्रोथ हुआ और जो फेडरलिज्म था वो यूरोप में अच्छी तरह से स्टैब्लिश हो सका। ओके स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग माई दिस लेक्चर हियर। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम द बाइजेंटाइन एम्पायर।